नमस्कार सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे हल्द्वानी की और हल्द्वानी के उस अतिक्रमण की जो कि रेलवे की जमीन पर जिहादियों ने कर लिया है। और इस अतिक्रमण में बात जो है सिर्फ अतिक्रमण की नहीं है, बल्कि बात है रेलवे की जमीन पर कब्जा करने के पीछे नीयत की। नीयत किनकी है? हल्द्वानी में रह रहे करीब दशकों से रह रहे उन जिहादियों की, जो सबसे पहले तो आए थे यहां पर आश्रय लेने के लिए, लेकिन करीब 29 एकड़ जमीन, जो 29 एकड़ जमीन थी, उन जमीन को रेलवे की जमीन थी, उस पर जिहादियों ने कब्जा किया और धीरे धीरे इन जमीनों को अपना जमीन वो बताने लगे हैं। और जब रेलवे कोर्ट गई और कोर्ट में जाकर के उसने कहा तो फिर उसका विरोध भी शुरू हो गया और उन्हें सपोर्ट करने वाली राजनीतिक पार्टियां भी अब खुलेआम उनके बचाव में आ गई है। करते हैं उस लैंड जिहाद की बात जिसका सरकारीकरण करने की कोशिश कर रही है, और इस कोशिश में वहां की राजनीतिक पार्टियां भी जुट गई हैं। जिस हल्द्वानी में मुस्लिम आबादी बमुश्किल कभी नजर आती थी, उसी हल्द्वानी में करीब 4500 परिवार रेलवे की जमीन पर कब्जा कर अपना घर बना लेते हैं, वहां की डेमोग्राफी को बदल देते हैं, वहां की बाजार वहां की राजनीति पर कब्जा कर लेते हैं। और हमें पता तब चलता है जब कोर्ट का फैसला आता है। सरकारें तो आती जाती रहती है, लेकिन इसका अवैध कब्जा हमेशा से बरकरार रहता है। मामला केवल सरकारी जमीन को अतिक्रमणकारियों के कब्जे से मुक्त कराने का नहीं है, बल्कि लैंड जिहाद का है, जिसे बड़े ही शातिराना तरीके से अंजाम दिया गया है। रेलवे की जमीन पर लैंड जिहाद का मामला पहले भी सामने आता रहा है, लेकिन जितने भी मामले इस तरीके के सामने आए हैं वो सभी के सभी मजार और मस्जिदों के रूप में ही थे और रेलवे की जमीन पर जो अतिक्रमित कर बना दी गई थी। आज पूरे देश में सैकड़ों एकड़ जमीनें मजार और मस्जिदों के नाम पर अतिक्रमित कर ली गई हैं, लेकिन हल्द्वानी का मामला अलग है। यहां 29 एकड़ रेलवे की जमीन पर एक साथ कब्जा जमा लिया गया है, अस्थायी मकान बना लिए गए हैं और अब जब रेलवे अपने जमीन खाली कराने को बोल रही है तो ये सड़कों पर उतर आए हैं और रेलवे से जमीन खाली कराने के बदले या जमीन खाली करने के बदले दूसरी जगह पर मकान या जमीन की मांग कर रहे हैं। करीब 4500 परिवारों ने हल्द्वानी में अपना एक अवैध शहर बसा रखा है, जिसके समर्थन में पूरा इकोसिस्टम लगा हुआ है। यहां भी उसी फार्मूले और मॉड्यूल को अपनाया जा रहा है जो कभी शाहीन बाग में अपनाया गया था। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि क्या हल्द्वानी को शाहीन बाग बनाने की कोशिश की जा रही है। हल्द्वानी अतिक्रमण के समर्थन में जिस तरीके से पूरा इकोसिस्टम एक्टिव हो चुका है, क्या यह किसी खतरनाक साजिश की तरफ इशारा तो नहीं कर रहा है? कौन है ये अतिक्रमणकारी? ये 4500 परिवार कहां से आए थे? ये जो करीब 4500 मुस्लिम परिवार हैं, देवभूमि का हिस्सा तो नहीं हो सकते। तो क्या राजनीतिक फायदे और वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण इन्हें यहां बसाया गया है? करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे हम आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन वक्त है पहले एक रिपोर्ट देखते हैं इस पूरे अतिक्रमण पे, और उसके बाद आपको मेहमानों से परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। आपको याद तो होगा वो भयावह समय जब सीएए विरोध के नाम पर देश की राजधानी दिल्ली को बंधक बना लिया था। शाहीन बाग की सड़कों को जाम कर दिया गया था। देश विरोधी नारेबाजी की जा रही थी। देश के राजनेता भी आंदोलन की आड़ में हो रहे इस मजहबी चरमपंथ को हवा दे रहे थे। इसके बाद शुरू हुआ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हिंसा का दौर, हिंदू विरोधी दंगों का दौर, हिंदुओं के मकानों और दुकानों पर हमले का दौर। शाहीन बाग की मजहबी हिंसा के घाव अभी भरे नहीं कि देश में एक और शाहीन बाग बनने की साजिश शुरू हो चुकी है। इस बार नए शाहीन बाग के लिए उत्तराखंड के हल्द्वानी को चुना गया, उस उत्तराखंड को जिसे देवभूमि कहा जाता है। दरअसल उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में रेलवे की जमीन को लैंड जिहाद से मुक्त कराने का आदेश दिया है। अभी तक रेलवे स्टेशन पर मजारें बनाकर लैंड जिहाद किया जाता था, लेकिन हल्द्वानी में झुग्गियां बना दी गईं, मकान बना दिए गए। रेलवे की करीब 78 एकड़ से ज्यादा जमीन पर लैंड जिहाद कर गफूर बस्ती को बसा दिया गया। रेलवे की बेशकीमती जमीन को कब्जा लिया गया। 20 दिसंबर को जब हाईकोर्ट ने इस जमीन को मुक्त कराने के निर्देश दिए तो शाहीन बाग की तरह ही उन्मादी आंदोलन की शुरुआत कर दी गई। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर शाहीन बाग को इससे जोड़कर क्यों देखा जा रहा है। दरअसल हल्द्वानी में सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा शाहीन बाग में हुआ था।
शाहीन बाग में महिलाओं और बच्चों को आगे किया गया था, हल्द्वानी में भी महिलाओं को आगे किया जा रहा है। शाहीन बाग में बच्चों को हथियार बनाया गया था, हल्द्वानी में भी बच्चों को हथियार बनाया जा रहा है। शाहीन बाग का समर्थन भी वोट बैंक के सौदागर राजनेता समर्थन कर रहे थे, हल्द्वानी में भी ये लोग समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या उत्तराखंड में जिहादी उन्माद भड़काने की कोशिश की जा रही है? क्या देवभूमि को इस्लामिक चरमपंथ की आग में झोंका जा रहा है? क्या हल्द्वानी भी शाहीन बाग की तरह मजहबी हिंसा का शिकार होगा? सवाल ये भी है कि क्या हल्द्वानी मामले की आड़ में देवभूमि में जिहादी संक्रमण को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, अभी चूंकि मामला न्यायालय में है और जो भी न्यायालय का आदेश होगा, और हम हमेशा कानून को, संविधान को, सबको मानने वाले लोग हैं, जो भी विधि सम्मत न्यायालय का फैसला होगा सरकार उस पर काम करेगी। देखिए, सभी को माननीय न्यायालय पर भरोसा करना चाहिए, उन पर विश्वास करना चाहिए। हमारी संस्था है और हम सब लोग न्यायालय को मानते हैं और सरकार के स्तर पर न्यायालय का जो भी निर्णय आएगा वो हमको मान्य है। पहली बात तो ये कि हम ये कहना चाहेंगे कि रेलवे ये सार्वजनिक करे कि उसकी मिल्कियत कैसे है। ये यहाँ तो 150 साल से लोग बसे हुए हैं। रेलवे ने किस किसान से ली या किस राजा नवाब से ली, ये सार्वजनिक करे, ये बताए सबको। ऐसा नहीं होता है कि कहीं भी लकीर खींच दी जाए कि ये साहब हमारी ज़मीन है। दूसरी बात, जो यहाँ की सरकार है उसको इंसानियत के नाते इन लोगों की मदद करनी चाहिए। कानून इस बात का है कि 12 साल तक जिसका कब्जा है वो एडवर्स पॉसेसी कहलाता है और उसी के हक में वो जायदाद कर दी जाती है। पूरे हिंदुस्तान का कानून है ये। करेंगे चर्चा की शुरुआत, और चर्चा की शुरुआत के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करा दें। मोहम्मद अकील अहमद साहब हमारे साथ हैं, पूर्व राज्य मंत्री हैं और इस्लामिक स्कॉलर हैं। आप हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। लखपत बुटोला है, प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस के, आपका भी स्वागत है। और हेमंत द्विवेदी हैं, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के, आपका भी स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत में मोहम्मद अकील अहमद साहब से करना चाहूँगा। अकील साहब, जिस तरीके से लोग आए हैं इस अतिक्रमण के समर्थन में, जिस तरीके से लोग ये कह रहे हैं, अभी जैसे कि सपा के सांसद हसन साहब कह रहे थे कि 150 साल से ये ज़मीन, ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं, और हमारे पास जो आंकड़े हैं और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक ये यहाँ के मूल निवासी हैं ही नहीं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या आपको लगता है कि सही में रेलवे की इस ज़मीन पे जो लोग अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं, जो इन्होंने अपने मकान अस्थायी मकान के तौर पे बनाना शुरू कर दिया है, कुछ लोगों ने बना भी लिया है, क्या आपको लगता है कि ये सही में उनको वहीं पर रहने का हक दे दिया जाए, या जैसा कि लोग मांग कर रहे हैं कि हमें अगर यहाँ से स्थापित कर रहे हैं तो दूसरे जगह रहने की जगह दी जाए? क्या है आपका टेक? देखिए, इसमें मैं कहूँगा जी शुरू करें। जी शुरू करें। जी, ये जो अतिक्रमण है इसके बारे में मैं ये कहूँगा, ये अतिक्रमण जो है उस समय जो है अतिक्रमण कौन कराता है? जब अतिक्रमण हो रहा था उस समय जो है ये प्रशासन जो है, ये तहसील प्रशासन जो है उस समय इस अतिक्रमण को पूर्ण रोकने का काम करता है। पहले तो अतिक्रमण होने देते हैं, और गरीब आदमी, गरीब व्यक्ति जो है अतिक्रमण, अगर वो अपना झोपड़ा तैयार कर रहा, मकान तैयार कर रहा, उसके बाद फिर उसको हटाने का जो है, अगर सरकार जो है पहले ही जो है इन चीजों को ना होने दे, तो ये आज जो नुकसान लोगों का होगा अतिक्रमण का, उसका मुआवजा कौन देगा उनको? तो मेरा तो यही कहना है कि जो है सब ये जितनी भी मिली भगत, पटवारी की मिली भगत, कानूनगो की, एसडीएम, तहसीलदार, सबकी मिली भगत से जो है अतिक्रमण होता है। पहले सब लोग अपनी जेब भरते हैं और बाद में जब इन पे जो है आदेश आता है सरकार का तब पल्ला झाड़ लेते हैं और गरीब व्यक्ति जो है सड़कों पर आ जाता है। तो या तो सरकार इनको जो है जमीन दे गई। वैसे ही प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2022 तक जो है किसी को भी कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचेगा जिसको जो है सर छुपाने के लिए जगह नहीं दी जाएगी मकान बनाने के लिए। बात तो सही है, तो सरकार मोहम्मद अकील साहब, बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान, बांग्लादेश और रोहिंग्या जो बर्मा से आए हैं उनको आकर के बसा दिया जाए यहाँ पे?
जो नहीं, वो भाई गलत है। जिनकी जो जमीन है, जो जहां रहते हैं वहां पे मकान मिलेगा ना, कि आप किसी दूसरे की जमीन पे आकर के ये कर लेंगे, अतिक्रमण कर लेंगे और उसके बाद कहेंगे भाई उसमें एसडीएम ने खाया था पैसा, उसने भ्रष्टाचार किया था, वो अब जा करके पीछे हट गए हैं। भाई किसी भी तरीके से आपने जमीन ली तो वो गलत था ना, आपको भी पता था ना, आप जब घूस दे रहे थे, आप जब पैसे खिला रहे थे तो आपको पता था ना कि रेलवे की जमीन है। तो सच इसको कैसे कहा जा सकता है, इसको सत्य कैसे कहेंगे, सही कैसे कहेंगे? देखिए, मैं इस बात से जो है इत्तेफाक रखता हूँ बिल्कुल आपकी बात से। देखिए, बाहर का व्यक्ति कोई भी जो है, चाहे वो पाकिस्तान का हो या बांग्लादेश का हो, उसके लिए हिंदुस्तान में कोई इजाजत नहीं है। अगर बाहर का कोई ऐसे बसता है तो वो तो अब देशद्रोही हुआ। हम उसके लिए नहीं बोलेंगे बिल्कुल जो है कि वो आगे बस रहे यहाँ पे जो है रेलवे स्टेशन पे जो है। लेकिन मैं यहाँ उत्तराखंड की या अपने देश के लोगों की बात कर रहा हूँ, जो है बाहर के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। ये तो गलत है। अगर ये बाहर के लोग हैं तो इनको हटा भी नहीं जा सकते। लेकिन उस समय जब ये जो है घुसते हैं, घुसपैठ करते हैं, तो उस समय हमारी जो व्यवस्था है, सरकार की व्यवस्था, वो व्यवस्था कहाँ चली जाती है उस समय में? इनको घुसने क्यों दिया जाता है? यहाँ पे घुसपैठ क्यों करने दिया? मोहम्मद साहब, अकील साहब, ये तो जिम्मेदारी आपकी भी बनती है, आप वहाँ पर पूर्व मंत्री हैं, वहाँ पर राजनीतिक तौर पे सक्रिय हैं वहाँ पे, तो आपको भी तो पता होना चाहिए कि आपके इलाके में जो है, कौन से आपके राज्य में कहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ हो रही है जो कि इलीगल है। तो आपको भी तो संज्ञान लेना चाहिए था, आप ही जाकर के बोल देते सरकार को, आप भी आवाज उठाते। लेकिन आवाज तो कोई नहीं उठाता ना, उस समय तो सब मिली भगत समाज की बात हो जाती है। आप लोग भी चुप हो जाते हैं कि भाई चलो बसने दो, अपना तो वोट बैंक तैयार हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा है, ये कहना गलत है, वोट बैंक तैयार हो रहा है जो है। और भी कहता हूँ कि सरकार इस समय किसकी है? सरकार जो है पिछले 6 साल से साथ यहाँ पे उत्तराखंड में किसकी गवर्नमेंट सरकार है? बीजेपी की सरकार है ना? और पिछले जो है 7 साल से सरकार किसकी है केंद्र में? बीजेपी की सरकार है जो है। तो ये जिसकी सरकार होती है उसको जो है अधिकार ज्यादा होता है, जो है उनके हाथ में सब कुछ रहता है, पूरा साथ जो है प्रशासन। देखिए, मसला तो 2013 से कोर्ट में है, 2013 से कोर्ट में है, और ये मसला उसके पहले से है, यानी करीब 3 दशक से ये मसला है। तो इसलिए किसी वर्तमान सरकार को मैं नहीं समझता कि सीधे तौर पे जब मसला जब कोर्ट में हो तो किसी वर्तमान सरकार को अब दोषी ठहरा सकता है। लेकिन हेमंत द्विवेदी जी हमारे साथ हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं, बीजेपी के सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता हैं। मुझे लगता है हेमंत जी इसको ज़्यादा अच्छा इसका जवाब दे पाएंगे। हेमंत जी, क्या जवाब है आपके पास? जी मुकेश जी, आवाज आ रही है? जी आ रही है। अभी मुझसे पहले जो हमारे सामने बैठे थे अकील जी, मोहम्मद अकील जी बता रहे थे कि साहब 6 साल से भाजपा की सरकार है। मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ भाई साहब से, 2007 में जो है हाई कोर्ट का फैसला आया था और हाई कोर्ट ने कहा था कि इसमें जो है कि 700 मकान जो अतिक्रमण की जद पे हैं, इनको तत्काल जो है कि खाली किया जाए, अतिक्रमण पे है रेलवे की भूमि में। पीड़ित पक्ष जो है 2007 में सुप्रीम कोर्ट गया था और सुप्रीम कोर्ट में जब ये गए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश किया था कि सरकार और रेलवे और पीड़ित पक्ष से मिलकर इसको न्यायिक प्रक्रिया के तहत इसका निपटारा करें, इसमें सीमांकन करें और सीमांकन के बाद जो रेलवे की भूमि है उसको अलग करके और अतिक्रमणकारियों को यहाँ से हटाया जाए। 2012-13 में इसमें सीमांकन हुआ। सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। कांग्रेस की सरकार में इसका सीमांकन हुआ। सीमांकन होने के बाद 6 एकड़ से 29 एकड़ भूमि जो है कि रेलवे की भूमि निकली। अब ये 2007 से मामला चल रहा है और 2018-17 में भाजपा की सरकार आई और 2022 में कोर्ट का फैसला चल रहा है। 15 साल से ऊपर कोर्ट में फैसला चल रहा है। उनके समय से जिन्होंने इसको अपनी सियासत के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए इन लोगों को वहां पर बसाया, अतिक्रमणकारी कोई भी हो, वो किसी भी दल का हो, कोई भी व्यक्ति हो, अतिक्रमणकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मामला न्यायालय में विचाराधीन है और इस समय हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। कल माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा, हम न्यायिक प्रक्रिया और न्याय को मानने वाले लोग हैं। जो भी फैसला न्यायालय का आएगा उस पर सभी लोगों को उसको मानना चाहिए। लेकिन जहां तक अतिक्रमण की बात है तो देखिए, ये अतिक्रमण पूर्ववर्ती सरकार, कांग्रेस की सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार, उत्तर प्रदेश के टाइम से बसपा समाजवादी पार्टी की सरकार रही है। अचानक से कहां से आ गए सब लोग? एक बड़ा सवाल है कि अचानक से हल्द्वानी में इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी कहां से आ गई, जिसको लेकर के इतनी राजनीति हो रही है। और कांग्रेस, हालांकि आज हरीश रावत जी ने एक घंटे का जो है सांकेतिक धरना भी दिया है इनके समर्थन में। लखपत बुटोला जी है हमारे साथ। हरीश रावत जी तो तब खुद तत्कालीन मुख्यमंत्री थे जब उनकी सरकार के टाइम पर ये था। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने क्यों नहीं इनको वो किया, रेगुलाइज क्यों नहीं किया, क्यों नहीं इनकी मदद की? और आज हमसे कह रहे हैं कि सरकार ने पैरवी नहीं की। भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार ने क्या पैरवी करनी? सीमांकन आपकी सरकार के टाइम में हुआ, सीमांकन कांग्रेस की सरकार ने किया।
सीमांकन होने के बाद में जो है कि कोर्ट में मामला चलता रहा दोनों पक्षों के विरुद्ध में। सरकार के पास तो कोई आया नहीं सर, आज भी इनके पास में कोई ऐसा कागज है, इनके पास कोई ऐसे तथ्य है, कोई डॉक्यूमेंट है इससे रिलेटेड, तो उस पर न्यायालय का फैसला आने के बाद जो भी वो होगा उस पर तो कागज तो ये पूरी धरती पे कहीं नहीं दिखा रहे हैं, कागज तो पूरी धरती पे कहीं नहीं दिखा रहे हैं, हल्द्वानी में क्या दिखाएंगे। जनता पार्टी का मूल मंत्र है। बिल्कुल लखपत जी सारे सवाल जो है वो आपकी तरफ आकर के इशारा कर रहे हैं कि जवाब आप दे, जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि आपके टाइम में ये सारी चीजें हुई थी और आज आप उन्हीं के समर्थन में धरना दे रहे हैं, आप सरकार से मांग कर रहे हैं। जी देखिए, मैं आपसे एक बात कह सकता हूं मुकेश जी, ये देसी कांग्रेस की देन है। देश को आजाद कांग्रेस ने कराया, 565 रियासतों को मिलाकर हिंदुस्तान बनाया। यदि देश को खूबसूरत बनाए कहीं कमियां होंगी तो निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि जिस तरह से आपने कहा कि इसको शाहीन बाग की बातें आप देना चाह रहे थे, मैं ये कहना चाह इसमें इस तरह की बातें क्यों कही जाती। जो अवैध लोग बसे हुए हैं 70 साल से 100 साल से बसे हुए हैं, ये अवैध है, सरकार हटाना चाहती हटा दे। आप जानते हैं कि राज्यसभा के अंदर पीयूष गोयल ने बयान दिया है कि 900 हेक्टेयर जमीन पे आज भी देश के अंदर कब्जा, और हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में इसके केसेस चल रहे हैं। ये कोई उत्तराखंड की बात नहीं। निश्चित रूप से हाईकोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने फैसला लिया। हमने ये कहा है, कांग्रेस ने ये नहीं कहा कि अवैध लोगों को आप किसी तरह का वैध बना दें या उस तरह की कोई हम उसकी पैरवी, लेकिन हमने ये कहा मानवीय पहलू है। 5000 से ज्यादा परिवार है वहां पर। आप एक समझ लीजिए मानवीय पहलू, ये देश के नागरिक हैं। आप कह रहे बांग्लादेशी बस गए, आप कह रहे कि अफगानिस्तानी बस गए, पाकिस्तानी बस, तो ये आइडेंटिफाई कौन करेगा? आप चैनल पे बैठ कर करेंगे मुकेश जी? आपके पास यदि है अफगानिस्तानी पाकिस्तानी तो पकड़ा दीजिए उनको। भाई जिनके पास जिम्मेदारी थी वो जब नहीं करेंगे तो चैनल के लोग तो करेंगे ना। आपकी भी तो सरकार थी ना यहाँ पे, कोई ऐसा नहीं थी कि आप हमेशा से विपक्ष में रहे। हर एक 5 साल के बाद सरकार बदलती रही है उत्तराखंड में। बांग्लादेशी है तो आप बता दिया, सरकार को सबूत दे दीजिएगा। राष्ट्रवादी सरकार बैठी हुई है, 56 इंच के सरकार बैठी है, तो बता दीजिए उनको कि हटा दीजिए। क्या करे सरकार 8 साल से केंद्र में, 6 साल से उत्तराखंड के अंदर जो बातें कही सुन लीजिए। देखिए यही तो मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ, शाहीन बाग का जिक्र मैंने किया तो आपको मिर्ची लग गई, और इसीलिए कह रहा हूँ कि इनका जो टूल किट है, इनका जो इकोसिस्टम है। आपका पूरा वक्तव्य सुन रहा था, जिस तरह की बातें आप कह रहे थे वो बातें एक एंकर को शोभा नहीं देती। यदि आपके क्या मैं कह रहा था, जरा फिर से दोहरा दीजिए। मैं आप दोहराइए, क्या कह रहा था मैं? नहीं सुन लीजिए। हाँ। आपको सरकार से जवाब आता है, ये सरकार कर क्या रही है? या अफगानिस्तानी पाकिस्तानी तालिबानी आ रहे तो क्यों आ रहे हैं, क्यों बसे हुए हैं? ये सरकार जवाब दे। यदि इस देश का कोई नागरिक है तो सरकार कहती है। अगर मैंने सवाल किया है तो सरकार से ही सवाल है ना, ये आपसे सवाल थोड़ी किया गया है। आप तो जवाब नहीं दे पाए, इसीलिए विपक्ष में बैठे हुए हैं आप। मैंने जो भी सवाल किया वो सरकार से ही सवाल था। कहाँ जवाब है आपका? अरे जवाब हम थोड़ी देंगे, जवाब तो आप लोग देंगे ना। अक्सर सवाल दागते हैं। सवाल तो मैंने ये किया कि वोट बैंक की राजनीति के कारण आप लोग हल्द्वानी, मान लीजिए पाकिस्तान का वो बंदा नहीं है, जो लोग बैठे हुए हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के नहीं है, कहाँ के हैं वो? हल्द्वानी और देवभूमि के तो नहीं है ना। आज भी कब्जा है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में चल रहे हैं, उन पे क्यों सरकार फैसला नहीं लेती है? क्योंकि वो मसला कोर्ट में है, क्योंकि वो मसला कोर्ट में है, और कोर्ट में जो मसला होता है उसका फैसला सरकार नहीं करती। सरकार क्या कर रही है, सवाल ये। लेकिन यदि देश का नागरिक है तो उस व्यक्ति को मानवीय पहलू पे मैं निश्चित रूप से, हम कभी समर्थन नहीं करते इस तरह का अवैध निर्माण का, अतिक्रमण का कोई समर्थन नहीं है। लेकिन इस ठंड में जब पारा -डिग्री में चल रहा, लोगों के छोटे छोटे परिवार है, किसी के 6 महीने का बच्चा, किसी के 2 महीने का बच्चा, किसी माँ बीमार, किसी का बाप बीमार। लखपत जी आपके मुंह से ये बात शोभा नहीं देती, आपके मुंह से मतलब कांग्रेस के मुंह से ये बात शोभा नहीं देती। आप जब मानवीय पहलू की बात कर रहे हैं तो एक पहलू मैं याद दिलाता हूं आपका, उस पर भी आप जवाब दीजिए। जब 48 में भारत का विभाजन हो रहा था, गांधी जी जो है अनशन पे बैठे हुए थे, और मस्जिदों में पाकिस्तान से आए हिंदू जो है वो आश्रय लिए हुए थे, क्योंकि बारिश हो रही थी, ठंड का मौसम था। लेकिन किसी भी आपकी सरकार ने उसे मस्जिद से निकाल दिया गया था। जितने भी दिल्ली की मस्जिदें हैं, सारे परिवारों को बाहर आकर के ठिठुरती ठंड में, माइनस का टेम्परेचर उस समय भी था, लेकिन उस समय किसी ने नहीं देखा। आपकी सरकार थी वहां पे, तब कहां गई थी मानवीय संवेदना आपकी? कहां गई थी कांग्रेस की मानवीय संवेदना? अभी मानवीय संवेदना आपको दिख रहा है, ये सारे जिहादी है, ये सारे लैंड जिहाद इन्होंने किया हुआ, कब्जा किया हुआ है, उठा करके बाहर फेंक देना चाहिए इन्हें। कि 3 राज्यों में मुस्लिम लीग के साथ सरकार किसने बनाई?
कांग्रेस ने बनाए कि इस विश्व क्या कहते हैं ये आरएसएस वालों ने बनाई थी? जिसने भी बनाई मुस्लिम लीग के साथ वो गलत थी, हम उसका समर्थन करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, लेकिन मानवीय संवेदना की बात आपने कही तो मैंने आपको बातें याद दिलाई। बहुत सारे ऐसे, कश्मीर में क्या हुआ, कश्मीर से आपने पंडितों को मार के भगा दिया, वहां से एक बार भी आपके मुंह से कुछ नहीं, कोई मानवीय संवेदना वाली चीज, कोई बात कांग्रेस के मुंह से नहीं आई, और आज आपको मानवीय संवेदना दिख रहा है। 4 साल क्या अपने सुबह के समझ बोलिए, ये वही सरकार है जिसने मुस्लिम लीग के साथ 3 राज्यों में सरकार बनाई थी 1938 में। इनको बताइए, मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाने वाले आज हमें बताएंगे राष्ट्रवाद क्या है, ये बताएंगे कि हिंदुस्तान में मैं वो नहीं बता रहा, मैं पूछ रहा हूं आपसे, आपने मुझसे पूछा तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मानवीय संवेदना आपकी कहां गई थी उस समय जब कश्मीर से वहां के पंडितों को मार के भगाया जा रहा था और आपके मुंह पे ताले बंद थे, तभी कहां गई थी संवेदना आपकी? संवेदना सुन लीजिए, संवेदना आपकी होती राष्ट्र के प्रति तो आप अच्छी डिबेट को करते, आप इस डिबेट को मानवीय मूल्यों पर लेके जाते। मैं मानवीय मूल्यों पे ही लेके जा रहा हूं, जो मानवीय मूल्यों पे लेके ही जा रहा हूं, और जिन लोगों का हक है, आप अगर किसी सरकार की जमीन पे अतिक्रमण करते हैं तो आप केवल अतिक्रमण नहीं करते हैं, दूसरे का हक भी मारते हैं। कांग्रेस पढ़िए, कांग्रेस के व्यक्तित्व का इतिहास पढ़िए, महात्मा गांधी का इतिहास पढ़िए। मैं कहना चाहता हूं, अरे भाई साहब, इतिहास पढ़ के ही बड़ा हुआ, किस मुद्दे पे बात करेंगे, बात कर लीजिएगा इसके बाद। देश को दिया है, उस सेक्रीफाइस को भी पढ़िए। सारी चीजें पढ़ी हुई हैं मैंने, और पढ़ने के बाद ही बताया आपको, सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, पीएचडी किया हुआ है। आपने पढ़ा होता तो बताते मुस्लिम लीग के साथ सरकार किसने बनाई? मैंने कहा कि जो आप कह रहे हैं सही है, बनाई सरकार, मैं उसका समर्थन कहां कर रहा हूं। हल्द्वानी की बात कीजिए, आप हल्द्वानी की बात करिए, बात इधर उधर की बात मत कीजिए, इधर उधर की बात करके बात जो है ना, आप डिफेंस, आप इधर उधर की बात करके बचाव मत कीजिए उन लोगों का जिन्होंने अतिक्रमण किया हुआ है, इधर उधर की बात करके आप बचाव कर रहे हैं। आप उनके, आपकी सरकार थी, आपकी सरकार में सारी चीजें हुई, सीमांकन किया गया, कोर्ट में मसला गया, और अभी आपके नेता जो है वहां जाकर के धरना दे रहे हैं। हटा दीजिए, मैं मना कर रहा हूं, हटा दीजिए, अतिक्रमण व्यक्तियों को सजा मिले, हटाया जाए, लेकिन मानव पहलू को भी देखा जाए। हम दो चीज अंतर है, हम मानव पहलू की बातें कह रहे हैं। नहीं तो क्या किया जाए? मानव पहलू ठीक है, मानवीय पहलू में क्या होना चाहिए बताइए जरा, मानवीय पहलू में क्या होना चाहिए? नहीं, पूरे देश में जहां जहां अतिक्रमण करके बैठे हुए लोग, जहां जहां जिहादी और आतंकवादी बैठे हुए हैं अतिक्रमण करके, पीओके में भी तो अतिक्रमण ही है ना आपका, तो वो क्या कहेंगे आप उसके लिए? नहीं, जो मानवीय पहलू क्या है आपका? नहीं, आप बताइए ना बुटोला जी, आप मानवीय पहलू क्या चाहते हैं, चाहते क्या है? आतंकवादी आपके पास लिस्ट है तो अभी आप अपने चैनल पे उजागर कीजिए उन आतंकवादियों को, उन जिहादियों को उजागर कीजिएगा। यदि लिस्ट आपके पास है तो दे दीजिए उस सरकार को, अरे सरकार नहीं पकड़ तो हमें दीजिए, हम एक्शन लेंगे। तो ठीक है, जाके एक्शन लीजिए, पीओके में एक्शन लीजिए ना, वो तो आपके अपने कश्मीर का हिस्सा है ना, वहां बैठे हुए हैं ना, लीजिए एक्शन, क्या लेते हैं आप? कश्मीर के अंदर हिंदू, अरे बुटोला जी सुन तो लीजिए, आप अपनी ही बात करते जा रहे हैं। कश्मीर पंडितों का पलायन हुआ 89 में, किसकी सरकार थी? 89 में कश्मीर पंडितों के जब पलायन हुआ। आज कश्मीरी पंडित सबसे ज्यादा मारे जाए तो किसकी सरकार है? उस पर सवाल पूछा जा रहा है, उस पर डिबेट कर रहे हैं आप, पूछ रहे हैं, उससे सवाल भी पूछ रहे हैं, उनसे भी सवाल पूछा जा रहा है, उनसे भी सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन आपको सुनाई नहीं देगा। केवल इसीलिए बैठी हुई है। और यदि यहाँ इस देश के अंदर मैं बुटोला जी, मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए ना। आप जो मानवीय पहलू की बात कर रहे हैं, मैं बुटोला जी आपसे पूछ रहा, मानवीय पहलू के तौर पे क्या किया जाना चाहिए? जिन लोगों ने रेलवे की जमीन पे अतिक्रमण किया हुआ है उनको क्या मानवीय पहलू क्या चाहिए? आप अपने घर में बिठाइए उनको, जो लोग मानवीय पहलू की बात कर रहे हैं ना, अपने घर का एक कमरा दीजिए उनको। प्रभु सुन लीजिए, मैं बताता हूँ, दिल्ली के अंदर सरकार ने, केंद्र सरकार ने अवैध बस्तियों को वैध किया, क्यों किया? दिल्ली के अंदर वोट चाहिए था आपको, इसलिए वैध किया दिल्ली के कॉलोनियों को। कहां पर वैध किया? अरे कहां पर वैध किया सर, कहां पर वैध किया? अरे भाई साहब, अतिक्रमण करना और जो क्या प्रधानमंत्री जी क्यों बांट रहे थे, आपके गृह मंत्री क्यों बांट रहे थे कि हमने 4200 कॉलोनियों को वैध कर दिया? क्या तब क्या था? वो क्या था बताइए, आप बताइए ना, हमें तो पता है, आप बताइए क्या था वो? अरे जो वैध क्यों किया गया? वैध तो कॉलोनी को वैध किया जाता है भाई साहब, ये प्रोसेस है ना। रेलवे की जमीन को किसी को नहीं दी जा सकती, रेलवे की जमीन को किसी को नहीं दी जा सकती, रेलवे की जमीन को नहीं दी जा सकती किसी को। और जिन कॉलोनियों को वैध किया गया वो पूरे तरीके से लीगल तरीके से किया गया, उनको
बहुत गंभीर बात कहना चाह रहा हूँ। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार को एक एक व्यक्ति वहां आइडेंटिफाई करना चाहिए, एक एक व्यक्ति को आइडेंटिफाई करके जिन लोगों के साथ वास्तव में अन्याय किया जा रहा है, जिन लोगों को सरकार बसाने के लिए आज भी सरकार प्रधानमंत्री आवास दिया जा रहा है, क्यों दिया जाए? इसलिए एक सरकार को फैसला लेना चाहिए, मानवीय आधारों पर उन्हें मौका दिया जाना चाहिए, समय देना जाना चाहिए और उनको सुविधाएं दी जानी चाहिए जो हो सकती सरकार से। यह सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होती है और उस जिम्मेदारी के लिए हम आवाज करा रहे हैं। हम ये नहीं करें अवैध को वैध कीजिए, हम ये नहीं करें रेलवे की जमीनों पर कब्जा कीजिए। इस देश के अंदर सारे के सारे पीएसयू देने वाले कांग्रेस है। ये सरकार नहीं कि देवभूमि का जो मूल स्ट्रक्चर है उसमें कहीं से भी कोई मुस्लिम आबादी नहीं थी। ये बाहर से आकर के बसाए गए लोग हैं जो पहाड़ों पे, जंगलों पे और देवभूमि पे कब्जा कर रहे हैं और इंटेंशनली कर रहे हैं। इनका इकोसिस्टम इसके पीछे लगा हुआ है और आप भी जो है, आप जिस तरीके से बचाव कर रहे हैं, मुझे लग रहा है आप भी उसी के हिस्से हैं और उसी के तरीके से आप काम कर रहे हो। बिल्कुल उसी तरह से। मोहम्मद अकील साहब हमारे साथ हैं। अकील साहब, मानवीय पहलू की बात कर रहे हैं, बुटोला जी मानवीय पहलू की बात कर रहे हैं, आप क्या सुन लीजिए? हाँ, मेरा सुन, इस एंगल को हिंदू मुस्लिम से मत लीजिए। हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, देश के अंदर जो गलत करे कानून सजा दे, जेल डाल उनको। आप जो कानून दे सकता सजा आपको जिहाद मत फैलाए अपने चैनलों के माध्यम से। बुटोला जी, आपको ये हिंदू मुस्लिम लग रहा होगा, लेकिन मुझे ये अतिक्रमण लग रहा है और अतिक्रमण करने वाले सारे अगर मुस्लिम हैं तो उनको मुस्लिम ही कहा जाएगा। नहीं, अतिक्रमण करने वाले अगर 450 परिवार में 450 4500 परिवार अगर सारे मुस्लिम हैं तो मैं मुस्लिम ही कहूंगा उनको। अगर वो मुस्लिम है तो मुस्लिम ही क्यों नहीं कहे? आप ये बताओ, आप बुटोला जी एक जी बताओ, अगर वो मुस्लिम है तो उनको मुस्लिम क्यों ना कहा जाए? क्या कहें उनको, क्या कहें उनको, बताइए ना। तो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा मान्यवर। नहीं, मान्यवर, ये सुप्रीम कोर्ट में मामला ये नहीं चल रहा है कि उनको हिंदू कहा जाए कि मुसलमान कहा जाए। मसला ये चल रहा है कि वो अतिक्रमण किए हुए हैं, कब खाली करा जाए। जब कोई भी अतिक्रमण कोई भी करे, हटाना चाहिए और उसका स्वागत किया जाता है। मैं खुद स्वागत करता हूं। हमारी सरकार ने, हमने कई अतिक्रमण हटाने के, हमने कहा मानवीय पहलू का ध्यान दिया जाना चाहिए। नहीं, वही तो बोला, मानवीय पहलू का ध्यान आप भी रखिए ना। आप लोग अपने अपने घर में एक एक कमरा दे दीजिए सारे लोगों को। कांग्रेस के इतने कार्यकर्ता हैं, 4500 कार्यकर्ता तो होंगे, हर एक लोग एक एक परिवार को बसा ले अपनी जमीन पर। मानवीय पहलू देश कांग्रेस ने बनाया है, कांग्रेस ही का। हाँ तो ठीक है, देश कांग्रेस ने बनाया तो अपने घर में बसा लेना इनको। का घर है। अरे वही तो प्रॉब्लम है, यही तो सारी प्रॉब्लम है जो आप समझ नहीं पा रहे हो। आपको मानवीय पहलू अगर रखना है तो बसाइए ना, कोई विरोध नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप अतिक्रमण करके सरकारी जमीन पर कब्जा करेंगे तो विरोध होगा उसका, और विरोध हम करेंगे। आपको ये आजादी दी है, उस कांग्रेस का सम्मान कीजिए जिसकी वजह से आप इतना बोल रहे हैं। गर्व कीजिए उस कांग्रेस मैं सम्मान, मैं कहां से और सम्मान कर रहा हूं? मैं आजादी का और सम्मान तो कर नहीं रहा हूं। मैं भी खड़ा नहीं था जिसकी पुष्टि वो देशद्रोही था, अंग्रेजों से मिला हुआ था। जैसे कि भाजपा के लोग मिले हुए थे, तब भाजपा तो थी नहीं, गावड़कर हेंगड़कर मिला हुआ था। कुछ भी बोल रहे हैं। लखपत जी जरा दूसरे लोगों को भी बोलने दीजिए। मोहम्मद अकील साहब से मेरा एक सवाल था। मोहम्मद अकील साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं। अकील साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं, उसके बाद हेमंत जी के पास जाएंगे। एक सूत्र में बांधा इस देश को। बुटोला जी ठीक है, मैं समझ गया आपके मानवीय पहलू को भी मैं समझ गया। बुटोला जी कुछ हो गया है, और कांग्रेस का घर ये पूरा देश है, देश का इंच इंच कांग्रेस का घर है, कांग्रेस की आत्मा है ये। हाँ तो ठीक है, आप अपने अपने घर में बसाइए जाकर के। वो ये जो परिवार है इनको जाकर के कोर्ट में शपथ पत्र डालिए, कहिए कि ठीक है रेलवे जो हटाएगी इन सबको कांग्रेस अपने घर में जगह देगी। उत्तराखंड में दे जाए, कहीं भी दे, अपने घर में जगह देगी। शपथ पत्र लेकर के ले जाइए, मसला खत्म कीजिए। वोट बैंक भी घर में रहेगा आपका, कहीं भटकने की। मैं सुन लूंगा आपका। पहले मोहम्मद अकील साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं। अकील साहब जी। मुकेश जी, इसमें हिंदू मुस्लिम वाली, सिख ईसाई वाली कोई बात नहीं है। अतिक्रमण में चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो जो घुसपैठ कर रहे हैं, उन सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए। ये जो आप मुसलमान की बात कर रहे हैं, खाली क्या, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, आपके चैनल के माध्यम से, कि खाली मुस्लिम लोग हैं सब? अरे दो चार घर हैं हिंदुओं के, तो मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैं तो सबका विरोध कर रहा हूँ। मुसलमान ज्यादा हैं, ये भी पता है। अरे भाई तो ज्यादा जो रहेंगे उनकी बात करेंगे ना। 4500 में से 42-4300 परिवार तो मुसलमान के हैं, तो मैं क्या हिंदू की बात करूं? अभी जो हैकिंग चल रही, सुन लीजिए जिन चीजों को आप जो लिख रहे हैं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। मैं तो उनका भी कह रहा हूँ, जो अगर हिंदू परिवार है उन्होंने किया हुआ उनका भी विरोध कर रहे हैं। आपका कहा मैं अलग कर रहा हूँ कि भाई जो हिंदुओं के परिवार है उनको रहने दिया जाए, मैं तो नहीं कह रहा ये।
की बात नहीं, आप चैनल में लाना चाह रहे हैं, आप अच्छी डिबेट कीजिएगा। हाँ। अतिक्रमण जिन्होंने किया है उन लोगों को हटाया जाना चाहिए, लेकिन मानवीय पहलों पे उनको समय दिया जाना चाहिए। इससे आगे कोई मामला नहीं है। इनको किसी को बचाने का, रक्षा देने का मामला नहीं। वोट डालने का अधिकार इनको देते हैं, सरकार की ओर से जो है बिजली के कनेक्शन इनको मिलते हैं, तो पहले तो इन लोगों को बसाने का काम जो है हमारे जो भी करते हैं नेता लोग जो है या प्रशासन इसमें मिला होता है। और बाद में जो है अब जब ये अतिक्रमण की बात आ रही तो उन्हें घुसपैठिया खा के जो है इनके जो मकान है, जो बने मकान है, देखिए आज इस समय ठंड का मौसम है बहुत ज्यादा, अगर ये घर से इनको निकाल दिया जाएगा तो घर छुपाने की जगह चाहिए कहीं, तो सरकार जो है या तो इनको जो है इनकी व्यवस्था करे, नहीं तो फिर इनको जो है देश से बाहर करे। भाई तो रैन बसेरा है सबके लिए, बेघर लोगों के लिए रैन बसेरा सरकार ने किया हुआ है। और जो कांग्रेस के लोग सहानुभूति दिखा रहे हैं, मानवीय पहलू की बात कर रहे हैं, वो अपने अपने घर में रखें इनको। बहुत सारे लोग हैं, AIMIA के लोग, ओवैसी साहब की पार्टी भी है वो भी समर्थन कर रही है, समाजवादी पार्टी भी समर्थन कर रही है। भाई आप अपने अपने घर में रखिए ना इनको। प्रवक्ता बन जाए, भाजपा का प्रवक्ता बन जाए, यदि आपको इतने दिक्कत है। जिम्मेदारी है कि सरकार इनको अगर सरकार हटाने का काम करेगी तो सरकार की जिम्मेदारी है इनको जो है बाहर रखे, अपने घर में रखेगी सरकार, या आप अपने घर में रखेंगे, हम क्यों घर में रखें? इस चीज को आप समझ लीजिएगा। आप लोग दोनों आदमी एक साथ बोल रहे, समझ में नहीं आ रहा, बारी बारी से बोलिए, आपको पता चलेगा। हाँ। दूसरी बात, डिबेट में हिंदू मुस्लिम करने की बजाय बुटोला जी एक बार इनको अकील साहब को बात पूरी करने दीजिए, फिर आपके पास आऊंगा। बुटोला जी प्लीज एक बार अकील साहब को अपनी बात पूरी करने दीजिए। जी अकील साहब जी, आपके चैनल पे चल रहा हल्द्वानी शाहीन बाग, हाँ ठीक है, आप जो है ना, आप ये शाहीन बाग की लाइन चला रहे हैं हल्द्वानी के अंदर जो है, आपको बुरा लगा? आपको शकील साहब आपको बुरा लगा क्या? आपको बुरा लगा? आपको बुरा क्यों लगा? नहीं बुरा मेरे को बुरा ये लगा कि आप शाहीन बाग चला रहे हैं हल्द्वानी में। हाँ। ये आप जो खाली मुसलमान को जो है टारगेट कर रहे हैं अपने चैनल पे। आप मतलब शाहीन बाग बुरा था, आप ये कह रहे हैं? शाहीन बाग जितना बुरा ये नहीं है हल्द्वानी, ये कह रहे हैं आप? देखिए मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि आप नहीं, मुझे अच्छा लगा है आप शाहीन बाग का विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब शाहीन बाग का आप विरोध कर रहे हैं, शाहीन बाग का, ये अच्छी बात है। ये हल्द्वानी है, शाहीन बाग है, बताइए आप मुझे को। भाई साहब ये हल्द्वानी है, लेकिन शाहीन बाग बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यहाँ भी उसी मॉड्यूल को अपनाया जा रहा है। यहाँ भी विरोध करने का वही तरीका है कि भाई पुलिस कार्रवाई ना करे, लाठीचार्ज ना करे, बच्चों को आगे कर दो, महिलाओं को आगे कर दो, और उसके पीछे में अपनी राजनीति उसके पीछे में खड़े होकर के करते रहो। इसीलिए शाहीन बाग कहा जा रहा है। शाहीन बाग में इसी मॉड्यूल से काम किया गया था। पूरे 6 महीने तक आपने पूरे दिल्ली का ट्रैफिक जाम करके रखा था। लोगों को जो परेशानी हुई थी उसका आज तक उसकी भरपाई कोई नहीं कर रहा। हल्द्वानी में जो वहां पर आप लोग बैठे हुए हैं रास्ता जाम करके, और लोगों को जो परेशानी हो रही है उसका जवाब कौन देगा? अब किसानों ने इतना बड़ा आंदोलन किया तो क्या वो राजद्रोही थे? आप तो उनको भी राजद्रोही बता रहे थे। NH उन्होंने जाम कर दिया। हमने राजद्रोही कब बताया था? हमने राजद्रोही कब बताया किसानों को? आपके मन में जो भी आया बोल देंगे आप। हम लोग हमेशा किसान के पक्ष में थे। हम जाति विशेष के नाम पे जो है यदि समस्या जनता को तो किसका घेराव करेंगी? तो फिर जो है इस देश के अंदर गलत कॉज के लिए गलत वजह से अगर आप किसी भी चीज का समर्थन कर रहे हैं तो उसका समर्थन हम नहीं करेंगे। सीधी सी बात है। वो रेलवे की जमीन है, दो केवल रेलवे के जमीन पे अतिक्रमण की बात नहीं है। सुन लीजिएगा, जो अपने चैनल पे मोटे मोटे हेडिंग में चला गए, कहां से आए गए मुस्लिम परिवार, जो आप चला गए हल्द्वानी, क्या उत्तराखंड भी जिहाद बनाया जा रहा है, इसको पहले तो बंद करवाए अपने उनसे। अब आप चैनल हम आपके हिसाब से चलाएं। कही जा रहे स्वच्छ डिबेट कीजिएगा। आपको ये स्वच्छ नहीं लग रहा होगा, लेकिन हमारे दर्शकों को बड़ा स्वच्छ लगता है। ये खाली मुसलमान को टारगेट करने की बात कर रहे हैं, आप समझ खाली मुस्लिम। और मैं एक बात कह रहा हूं, मान्यवर कीजिएगा, सारे लोग हैं ना, आप ये जितने भी लोग हैं अतिक्रमण में, चाहे वो किसी भी जाति विशेष का हो, सबके साथ जो है बराबर का जो है कानून जो है बराबर का सबको जो है बराबर लेके चले। जितने भी लोग वहां पर हैं, जितने भी परिवार वहां पर हैं जिन्होंने अतिक्रमण किया है, सब गलत है, सबको वहां से हटाना चाहिए और सबको बाहर कर देना चाहिए। कोई बदले में क्या मतलब, आप एक जगह आप अवैध जमीन कब्जा करो और बदले में कहो मुझे दूसरी जगह रख दो, यानी आप जो है अपने आप को लीगल बनाने की कोशिश कर रहे हो। कब्जा कराता कौन है कि भाई, करता कौन है? आप मत करो ना।
आज तक क्यों नहीं अरे हटवाया? बाहर से हाई कोर्ट का कोई भी फैसला ये घुसपैठी लीजिएगा, किसी की जमीन ये पर बैठ फैसला जाएगा हाई क्या? कोर्ट का आया, जब तक उसको सही नहीं और हाई मिलेगी, कोर्ट के फैसले पे सरकार एक्शन ले रही जब है। तक उसको हाँ तो सही भाई नहीं दोनों मिलेगी, आदमी है ना, मैं तो कांग्रेस को भी जिम्मेदार बता रहा हूँ ना। कांग्रेस नहीं है, वोट बैंक की राजनीति के कारण जो है कांग्रेस ने वहां पर बसाया सबको। देखिए चलिए, हमारे पास कांग्रेस हो सब सारी बिल्कुल वोट बैंक, जिसको वोट देते हैं वो भी समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, जो भी पॉलिटिकल पार्टी आज समर्थन कर रहे हैं वो सब इसके लिए जिम्मेदार है। हमारे पास समय की कमी है। आखिरी कमेंट हेमंत जी से मैं चाहूंगा। हेमंत जी काफी देर से चुपचाप सुन रहे हैं आप लोगों को। हेमंत जी आखिरी कमेंट। जी मुकेश जी, देखिए मैंने कहा है आपसे पहले भी कि माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन है। न्यायालय का फैसला जो भी होगा वो सबके लिए मान्य होगा। लेकिन ये बात सब जानते हैं कि आज 15 साल से ऊपर हो गए सिर्फ सियासत के लिए और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, सिर्फ जो है कि इस तरह से उन लोगों को, जिस तरह से जिसने भी संरक्षण दिया है, अतिक्रमणकारी कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो अतिक्रमणकारी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मान्य पहलू की जहां तक बात है, देखिए सरकार, बुटोला जी, हमारी सरकार का जो मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास और सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास है। हम सबको साथ लेके चलने वाले हैं। ठीक है बुटोला जी। अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो जो भी रेलवे की भूमि थी। 2007 में मामला चल रहा है, आप सबको पता है सरकार उस समय किसकी थी, पूर्ववर्ती सरकार में कौन थे। आज ठीक है सर, हो गया हेमंत जी। एक बार बुटोला जी से आखिरी कमेंट है, समय की कमी है। बुटोला जी, आज भी कब्जा है पूरे देश के अंदर। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था, उसके बाद हाई कोर्ट का ये मामला उत्तराखंड में आया, सरकार कदम उठा रहे, स्वागत योग्य है। और सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन मामला है, उसमें भी हम कहते हैं कि निश्चित रूप से इस तरह तत्वों को समाधान नहीं मिलना चाहिए, हटाया जाना चाहिए। लेकिन मानवीय मूल्य, यदि देश का नागरिक कोई व्यक्ति है और देश का नागरिक होने के नाते यदि कहीं पे मानवीय मूल्य का ढाल नहीं चलेगा सर, मानवीय मूल्य का ढाल नहीं चलेगा। अकील साहब आखिरी कमेंट। देखिए मैं तो आपसे यही कहा हूं ना, मैं आपसे यही बोल रहा हूं कि अतिक्रमण जो है उसके खिलाफ मैं भी अतिक्रमण के खिलाफ जो है, लेकिन अगर किसी को जो है, किसी के बच्चों को छोटे छोटे इस समय ठंड के मौसम में अगर उनको बाहर निकाल दिया जाए तो वो भी जो है वो भी अच्छा नहीं है। अगर आप जो है आप घुसपैठ की बात करते हैं तो घुसपैठ तो आज तो आई नहीं, घुसपैठ तो बहुत पहले से आ रही है। आज बीजेपी की सरकार है तो वो सबको जो है सबको जो है हिंदुओं मुसलमानों को, जो बात आप कह रहे हैं ये पहले से ही अनुमानित थी। लोगों को पता था कि डिफेंस करने वाले लोग इसी तरीके की बातें करेंगे। हमारे पास समय की कमी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए अकील साहब आपका, लखपत बुटेजा जी आपका और हेमंत जी आपका, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी अपनी बातें रखें। लेकिन हल्द्वानी में कब्जे की जो बात, अतिक्रमण के बहाने लैंड जिहाद का जो खेल चल रहा है, ये खेल तब तक चलता रहेगा जब तक सरकार सख्त नहीं होगी। हालांकि कोर्ट का बहाना लेकर के इस खेल को आगे बढ़ाए जाने की कोशिश की जा रही है और मानवीय ढाल बना करके इसे लीगल बनाने की कोशिश की जा रही है। और जो पॉलिटिकल लोग, जो पॉलिटिकल पार्टियां इसका समर्थन कर रही हैं, उसका कहीं से भी समर्थन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये वही पार्टियां हैं जो अपने सियासी फायदे के लिए हिंदू मुसलमान करवाते हैं और समाज के बीच में विभाजन की रेखा खड़ी करते हैं और बाद में किसी न किसी के ऊपर इसका इल्जाम भी मढ़ देते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।